अस्सलाम वालेकुम। ईद की खसूसी नशरियात, खसूसी ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद में आपको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छे से गुजर रही होगी। आज भी हमारी खसूसी ट्रांसमिशन में हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे स्टाफ की जानिब से और आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से आपको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हों। उम्मीद करते हैं कि आपकी छोटी ईद बड़ी सेलिब्रेशन के साथ गुजर रही होगी। हम भी अपनी ईद उल फितर को, छोटी ईद की बड़ी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं, उनका तारुफ करवा दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ज्वाइन किया है शुजा एहसान ने। शुजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप फैसलाबाद के मारूफ सिंगर हैं, एक अच्छी आवाज़ है। उसके साथ साथ ईथम कॉलेज के शेफ़ हमारे साथ हमारे किचन में मौजूद हैं। इर्ज़ा मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद हमें जो है वो अबू ज़र भी ज्वाइन करेंगे। इर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं। ईद अच्छी गुजरी है हमारे साथ? फिलहाल तो अच्छी गुजर रही है। चले इंशाल्लाह, तो उम्मीद करते हैं अच्छी ही गुजरेगी। चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे गेस्ट की जाने। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। आप डायरेक्टर हैं मिसाकुल मॉल के, डायरेक्टर हैं लाहौर लाइसेंस स्कूल के। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ ट्रस्टी हैं आप सैलानी वेलफेयर के। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। यासीन साहब के साथ साथ उनके बेटे तशरीफ़ रखते हैं। आदिल यासीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को ईद मुबारक हो। कैसे आप? सारी टीम को ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। कैसी गुजर रही है यासीन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। यासीन भाई के बारे में आज मैंने बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, मेरे पास बहुत कुछ है। इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की, इमरान खान से मुलाकात की। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सैलानी का हिस्सा बनते हुए बहुत बड़े पैमाने पर कई हज़ारों ख़ानदानों में जो है वो राशन बैग्स तकसीम किए, उनके घरों तक राशन पहुँचाए। ये पूरा महीना रमज़ान का ख़ास तौर पर बात की जाए तो यासीन साहब के मुंह पे मास्क होता था और वो बाहर धूप में खड़े होकर के जो है वो राशन तकसीम कर रहे होते थे। ये मैं एक मकसद से मेंशन कर रहा हूँ और इसको मेंशन करने का मकसद यही कि उन लोगों की हौसला अफजाई की जाए जो लोग घरों में बैठे हैं और साहिब इस्तात हैं, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने दे भी रखा है, लेकिन वो फॉर सम रीज़न बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि वो उनकी अपनी कारोबार में मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए यासीन साहब जो एक बेस्ट एग्जाम्पल, जो अपना काम देखने के साथ साथ एक फ़लाही काम में भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, अपने काम से ज़्यादा फ़लाही कामों में मसरूफ़ रहते हैं, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। यासीन भाई, ईद कैसी गुजरती है? नॉर्मली घर में गुजरती है या कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर सोशल कामों में भी ज़्यादा ईद गुजर जाती है? शायद अमूमन तो वैसा ही होता है कि ईद पढ़ने के बाद अम्मी अब्बू के घर जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे सब भाई जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो खाना छाना वहीं पे होता है। तो उसके बाद फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। आपको पता है रमज़ान शरीफ में इतना ज़्यादा थकावट हुई होती है, आदत रूटीन ऐसी बनी होती है कि सुबह सुबह नींद का टाइम होता है, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर दोपहर को उठ के नमाज वगैरह पढ़ के दोस्तों के साथ मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर शाम को अपनी बहनें भी फैसलाबाद में ही हैं, उनकी तरफ उस दिन या अगले दिन जो है वो चक्कर लगाते हैं। अच्छा, पहला दिन जो है वो अम्मी अब्बू के साथ गुजरता है? हाँ, अम्मी अब्बू के साथ। बच्चे भी साथ जाते हैं? बच्चे भी साथ होते हैं, इकट्ठी एक जगह पे ईद पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे सब पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, फैमिली सारी इकट्ठी होती है। आदिल, आप भी बताइएगा, कभी आपने जिद किया हो कि मैंने इस दफ़ा जो है ना दोस्तों के साथ ज़रा ईद गुजारनी, क्योंकि आप ज़रा लोग थोड़ा सा चेंज हो गए हैं, रहन सहन चेंज हो गया? शराज भाई, मेरी तो जो पाकिस्तान में ईद है ये तकरीबन 2 साल बाद है, छोटी ईद। अच्छा, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि घर गुजारूँ ये ईद। घर गुजारेंगे? बिल्कुल जी, ठीक है। 2 साल बाद ईद कर रहे हैं। मैं इनसे भी पूछूंगा कि 2 साल कैसे ईद किया आपने अब्रॉड में? बस शराज भाई, वहाँ पे नाम की ईद होती है, एज सच तो इवेंट नहीं होता, लेकिन दोस्तों के साथ ही थोड़ा चले गए आउटिंग के ऊपर, कुछ खा लिया ट्रेडिशनल, मोस्टली इस तरह। मतलब फील तो नहीं होती यहाँ वाली। फील करने की कोशिश करते हैं, ट्रेडिशनल खा के फील करने की कोशिश करते हैं। हम अपने मुल्क के अंदर हैं, बिल्कुल ट्राई करते हैं, सलवार कमीज पहन लेते हैं। बिल्कुल पहनते हैं जी। वैसे तो वहाँ पे तो वर्किंग डे होता है, वहाँ पे तो हर दूसरा शख्स आपको ऐसा नजर आ रहा होगा जैसे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कुछ। इट्स अ यूजुअल डे वहाँ पे, मतलब कुछ खास नहीं उनके लिए, ना उन्हें ज़्यादा पता होता है ईद क्या है या कुछ। मतलब जो हमारे करीबी दोस्त हैं वही साथ में मिलकर कभी बारबेक्यू कर लिया, इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटी कर लेते हैं, जस्ट अपने आप को थोड़ा। 2 साल बाद ईद कर रहे हैं माशाल्लाह। चलो, आपको तो डबल ईद मुबारक हो फिर तो। चले यासीन भाई, आपसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, मैं गुफ्तगू कर रहा था अपने इंट्रो में फ़लाही कामों के हवाले से। तो आपने सैलानी का हिस्सा बनते हुए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने जितने ख़ानदानों में राशन तकसीम किया और जिस तरीके से तकसीम किया है वो काबिल सताइश है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, आपने मास्क भी तकसीम किया, साथ में सैनिटाइज़र्स भी तकसीम किए हैं
और लोगों के घरों में मेक श्योर किया है कि एक भी ख़ानदान ऐसा ना रहे। एक तरफ तो हुकूमत अपने पैमाने पर जो है वो हज़ारों और लाखों लोगों में जो है वो राशन तकसीम कर रही है। दूसरा, मैं सिर्फ हज़ारों की अगर बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ फैसलाबाद की हद तक महदूद हैं, हज़ारों लोगों में अपने जो है राशन तकसीम किए। तो कितना टफ़ रहा है माह रमज़ान आपके लिए ख़ास तौर पर? शायद ये हमारा टारगेट था कि हम 20 लाख फैमिलियों को राशन देंगे पूरे पाकिस्तान में। वो फैसलाबाद में जो हमने तकसीम किया वो 48,000 लोगों को हमने 48,000 लोगों को उनके घरों में जाके या एक दो जगह पे हमने उनको बुलवा के पहले कार्ड तकसीम किए, फिर उनको वहाँ पे बुलवा के तो सोशल डिस्टेंस के साथ हमने राशन तकसीम किया। तो अब आप तो विटनेस है इन चीज़ों के कि मतलब बाकी लोगों में हमने ये जज्बा बहुत कम देखा है सैलानी के अलावा ना। लेकिन जब हम दिखाना चाहते हैं टीवी पे आके, आपने भी कवरेज की इसकी कि लोग आएँ इस मैदान में आगे निकलें, बढ़ें, बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। तो जब हम महल्लों में जाते हैं ना, फिर हम हर महल्ले हर गली में हर एक का दरवाज़ा जाके खड़काते हैं कि आपको राशन चाहिए। वो कहता है जी हमें चाहिए, हम चुपका के उसके राशन जो है दरवाजे के ऊपर रख देते हैं। जो बंदा कहता है कि हमें नहीं चाहिए, ऐसे भी लोग हैं अभी भी, मतलब उनका मकान देखें तो इतना मतलब खस्ता ऐसा है, लेकिन हम उनको कहते हैं कि आपको राशन चाहिए, वो कहते हैं नहीं हमारा जो है ना गुजारा हो गया। तो फिर हम उनको नहीं देते। बाकी जो लोग हैं उनमें हमने ऐसे राशन तकसीम किया। तो हमने मास्क वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब तकसीम किए वहाँ पे, सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल किया। आपने बाकायदा तौर पर टीमें हायर की होंगी जिसमें उन्होंने आपने सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाया। मैं देखा था वहाँ पे इंसर्कल करते थे जगह को, जिस जगह लोगों ने खड़े होना है, और पूरा रोड बुक हो जाता था। और पूरा मैंने बाकायदा तौर पर देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को, जो जिस्मानी फासले को यकीनी बनाया गया वहाँ पर, मैं सिर्फ बातों की हद तक नहीं कह रहा हूँ या सिर्फ कैमरे की हद तक नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बाकायदा तौर पे आपने लोगों की क्यूज़ बनाई हुई थी और लोग 1 बाय 1 आ रहे थे। ये कितना मुश्किल है करना, हज़ारों लोगों के मॉब को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है। शायद हमारे पास टीम है पूरी, 350 हमारा एम्प्लॉई है फैसलाबाद में सैलानी का। ठीक है। वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें IT के भी हैं और बाकी शोबाजात के भी हैं, कुरान अकेडमी के भी हैं। वो हम सब ने उनको इस्तेमाल किया। वो हर चीज़ जो थी वो मैनेज करते थे पहले, उसके बाद हम मेहमानों को बुलाते थे। और जब कार्ड भी तकसीम करते थे वो भी बहुत तहकीक के बाद हम उन इलाकों में उन लोगों को देते थे जिनको इनकी ज़रूरत है। आम लोगों को हमने कार्ड नहीं तकसीम किए। ठीक है, जिनकी ज़रूरत है पूरा वेरीफाई करके दिया जाता था। इस पूरी डिस्कशन के हकदार जो हैं उसमें काबिल सताइश जो हैं वो बशीर फारूकी साहब हैं, वो चेयरमैन है सैलानी के। और नो डाउट कि इसके पीछे, इस पूरी विजडम के पीछे उनकी बहुत बड़ी एक काविश और कोशिश जो है वो शामिल है। तो मैं चाहूँगा कि यासिन भाई के बशीर फारूकी साहब के लिए भी कुछ वर्ड्स। हाँ, वो तो इस ज़माने में अल्लाह के वली हैं शायद भाई, इतने नेक इंसान हैं और इतना शरीयत के पाबंद हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कोई ऐसा इंसान नहीं देखा। और मैंने देखा है कि उनके चेहरे पर और उनके बॉडी लैंग्वेज में जो सादगी होती है वो इन ऑफ इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा काबिल सताइश है। वो देखिए उनका जो बिलीव कितना बड़ा है। वो कहते हैं कि जो भी बंदा आपके पास आता है आपने उसकी हेल्प का सोचना है, उसकी हेल्प करनी है, किसी शोबे से भी हो। ये फंड कहाँ से आने, ये आपका काम नहीं है, ये जिसने वो भेजा ना बंदा आपके पास, ये उसका काम है। इतना पक्का बिलीव है। तो ऐसे ही है। अभी उन्होंने 20 लाख गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनके साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा जी हो सकता है हमें कुछ 1-2 महीनों में 20 लाख वो लोगों को देना पड़ेगा राशन। तो उन्होंने कहा जी ये हम खुद अकेले ही दे देंगे। माशाल्लाह, तो कोई ये जज्बा है, मान ही नहीं रहा। ये जज्बा है इंसानियत की मदद करने का, ये जज्बा है इंसानियत की खिदमत करने का, उन लोगों के काम आने का। और ये वक्त भी है, ये कोविड-19 की वजह से ये वक्त भी है कि हम लोगों की मदद करें और बाहर जाके उनकी जो हेल्प करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आपकी मुलाकात है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मास्टर शेफ़ हैं वो हमारे साथ मौजूद है, बल्कि मैं यहीं से पूछ लेता हूँ। अबूज़र अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्ज़ा अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो आज हमारे लिए क्या बनाने वाले हैं हम? जी शिराज, आज हम ईद के मौके पे बना रहे हैं। ईद के मौके पर क्या बनाएंगे? विंग्स। हाँ जी, हनी ग्लेज्ड विंग्स। हनी ग्रेज विंग्स। अच्छा, विंग्स। इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे ये बता दीजिएगा ताकि लोग घर पे भी अगर ट्राई करना चाहें तो। जी, इसमें सबसे पहले हमने 1 kg लिया है विंग्स, और इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून हम चिकन पाउडर को ऐड करेंगे, और चिकन पाउडर को ऐड करने के साथ हम इसमें जो है विनेगर, वाइट विनेगर, इसको ऐड करेंगे। इसमें अंडा ऐड करेंगे हाफ क्वांटिटी में, मतलब पूरा नहीं इसमें ऐड होगा, और तकरीबन आधा कप इसमें जो है कॉर्नफ्लोर ऐड होगा। इससे इसकी मैरिनेशन करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। बाद में इसकी हनी सॉस बनेगी। हनी सॉस जो बनेगी उसमें हनी ऐड होगा, तकरीबन कह लेंगे 60 ml, और इसमें तकरीबन हाफ कप शुगर ऐड होगी।
3 टेबलस्पून इसमें हम जो है सोया सॉस इसे ऐड करेंगे, गार्लिक चॉप ऐड होगा इसमें, और इसके साथ साथ गार्लिक चॉप के साथ चिकन पाउडर है और ब्लैक पेपर इसमें ऐड होगी। इसका जरा प्रोसीजर भी बता दीजिएगा कैसे ऐसे तैयार सबसे होती पहले है? हमने इसमें ऑयल लेना है तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून, और उसमें ऑयल में हमने इसमें जो है गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें जो है सोया सॉस ऐड करनी है और वाटर ऐड कर देना है। देन फिर हमने इसमें हनी, शुगर और बाकी चीज़ों को ऐड करना है और कॉर्नफ्लोर से इसे हमने थिक कर देना है, और बाद में विंग्स को इसमें ग्लेज कर देना है। अच्छा जी ठीक है जी। इसके बाद प्रेजेंटेशन आप जो करेंगे वो गार्निशिंग वगैरह? गार्निश वगैरह इसकी प्लेटर में हम इसे प्रेजेंटेशन इसकी होगी, और इसके ऊपर हम सेसमीज भी ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं इसको सर्व करने के भी और प्रेजेंटेशन के भी। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू यू अबू ज़र। और थैंक यू much. सो मच, आप हमारी ईद पे भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नाज़रीन के लिए जो है मुख्तलिफ डिशेस जो है बना के दे रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। मैं वापस रुख करता हूँ, हमारे गेस्ट हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। चौधरी साहब, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? किन अमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई? थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। मुश्किल ऐसा था कि बशीर फारूकी साहब की ख्वाहिश थी कि इन हालात में ना हम इनसे मुलाकात करें, हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो इनके साथ शेयर करें। तो उसी सिलसिले में हमने फिर इनसे टाइम लिया, वो मैंने ही अरेंज किया सारा, हमारे MNA जो हैं फ़रूख हबीब साहब, उनके तवसत से। तो वहाँ पे 2-3 चीज़ जो थी है ना वो बहुत अहम, मतलब जो बशीर फारूकी साहब ने उनके साथ डिस्कस की। सबसे पहले तो बशीर फारूकी साहब ने उनको कहा कि आप उमरा पे जाएँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाके ना हाज़िर हों। कोई भी ऐसी वबा फैलती है या कोई ऐसा इशू आता है तो जो मुल्क का बादशाह या प्राइम मिनिस्टर या सदर होता है ना, वो बड़े दर के ऊपर जाता है। ठीक ठीक। तो उसका खान साहब ने भी बहुत अच्छा, उन्होंने कहा जी मेरा बहुत दिल है जाने का, लेकिन अगर अभी मैं जाऊंगा तो वो मुझे 14 दिन वहाँ पे ना रखेंगे, क्वारंटीन करेंगे, तो अभी तो मुश्किल है, लेकिन जैसे ही हालात ठीक होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला जाऊँगा। तो दूसरी बात ये उन्होंने की कि हम आपके पास आए हैं सिलानी की खातर नहीं है, हमारे लिए सबसे पहले रियासत है, हम रियासत की खातर आए हैं। तो 1-2 मशवरे उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि आप जो अपने नज़दीकी लोग हैं, इनमें जो ट्रेडर हैं, ताजर हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उनको आप साथ लगाएं। आप बाहर जाते हैं, इनको साथ लेके जाएं, ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के हवाले से। तो ऐसी चीज़ें उनके साथ डिस्कस हुई, जिसका उन्होंने बहुत पॉजिटिवली तकरीबन हमारी 35-40 मिनट उनके साथ डिस्कशन हुई। फिर उन्होंने नेक्स्ट कहा कि हम एक दोबारा जो हालात ठीक होते हैं ना तो उस पर मीटिंग करते हैं, तो आप जो अपने बिजनेसमैन दोस्त हैं उनको लेके आएँ। बशीर फारूकी साहब ने कहा हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 40-50 हज़ार जॉब एक बंदा दे सकता है, तो हम आपको वो मिलवाते हैं, आप इंडस्ट्री लगाने की इजाज़त दें, तो उसमें आपका जो विज़न है वो वाले भी मतलब चलेगा। और दूसरा, हज़रत साहब ने ये भी बात उनसे की, हम हज़रत साहब कहते हैं बशीर फारूकी साहब को ना, तो ये भी बात की कि आप ये जो लॉकडाउन है ना इसको खोलें आस्ता आस्ता करके ना, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मसला था कि वो कोरोना से तो शायद इतना नुकसान ना हो जितना लॉकडाउन से हो गया था। उनकी राय के असरात अब नज़र आ रहे हैं, खुल भी रहा है माशाल्लाह। तो खान साहब ने कहा कि मैंने तो खोला हुआ है, लेकिन सिंध की हुकूमत जो है वो थोड़ा सा इसमें वो कहा गई है ज़्यादा, तो उनके आपस में मतलब अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त। तो लेकिन इन्होंने फिर सिंध हुकूमत को भी मनवा लिया। हज़रत साहब ने उनको भी मैसेज दिया कि आप जो है ना मतलब लॉकडाउन में आसानी करें ताकि लोगों का जो थोड़ा बहुत रोज़गार है वो चले। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। खान साहब मतलब अच्छे मूड में बातचीत हुई उनके साथ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फिलैंथ्रोपिस्ट की मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, उसके पॉजिटिव नतायज जो हैं वो सामने नज़र आएंगे, जिसमें से एक पॉजिटिव इसका पहलू ये नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन में जो है नरमी होना शुरू हो गई है और लोग जो है बाहर निकलना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को जो यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें। आदिल बैठे हुए मेरे साथ, आदिल से बात करते हैं। आदिल, ये बताइएगा कि बचपन में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी रहे हैं या अब्बा की चलती है ज़्यादा? आज मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। मेरा बचपन तो जो मोस्टली मम्मा बताती हैं वो बताते हैं वो बहुत नोटोरियस था। मैं बचपन से ही शरारती और मतलब सबसे बड़ा नहीं था, सब बड़े से छोटा था, तो इतना लाडला नहीं था, लेकिन शरारती बहुत था। अच्छा। अपनी बात मनवा लेता था किसी तरह। ठीक है जी। तो मतलब कोई बचपन की ईद याद हो जो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन गई हो, हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बचपन की ईदें गुजरती थी मोस्टली कज़न्स के साथ, जिसमें ईदी का बहुत शौक होता था। नमाज़ पढ़ के आए हैं, फिर सब बड़ों से आके ईदी ली, ईदी से जो ईदी ली जाके उसके साथ जाते साथ ही टॉयज़ खरीद लिए और फिर दोस्तों के साथ घूमे फिरे, ये वो मतलब ऐसे कुछ खास याद नहीं, लेकिन जो याद पड़ता है वो यही था मोस्टली। अच्छा, जब आप बाहर ईद करते हैं, मुझे पता है कि बाहर ईद करना क्या होता है, क्योंकि मैंने भी की हुई है। मैंने घर से दूर 2 ईदें की हैं मैंने भी।
और मुझे पता है कितना मुश्किल होता है जब आप सबसे पहले कॉल करते हैं, फिर स्काइप पे आते हैं, फिर आप देखते हैं कि घर पे सब उस तरह से बैठे हुए हैं, सब मिल के बैठे हुए हैं, सब चाचे इकट्ठे हुए हुए हैं, ताया अबू भी आए हुए हैं और अब्बा भी बैठे हुए हैं और अम्मा भी बैठी हुई हैं, बहन भाई भी हैं और दादा दादी भी, सारे इकट्ठे होते हैं। तो फिर जब आप खुद को वहाँ पर महसूस नहीं करते तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर यू व्हेन यू आर सिटिंग इन अब्रॉड। तो ख़ास तौर पर उस वक्त सबसे पहले जब आप कॉल करते हो, सबसे पहले बात किससे करना चाहते हैं? सबसे पहले तो डेफिनेटली मम्मा। सबसे पहले दिल करता है कि मम्मा से बात करें, ठीक है, साथ पापा से बात करें। ठीक है। पापा साथ बैठे हुए इसलिए तो नहीं चलें इस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ज़बरदस्त शुजा, आपके हर गाने का एंड जो होता है ना वो बड़ा सरप्राइजिंगली होता है और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते भी गाना एंड हो जाएगा, वहाँ पे आप ख़त्म कर देते हैं। बस ये मैं कोशिश करता हूँ कुछ यूनिक करने का। अच्छा, तो बस इंशाल्लाह। नहीं ये आपने पूरा एल्बम बना लिया हुआ है? जी वैसे एल्बम का दौर नहीं है, तो ये मेरा सॉन्ग बाय सॉन्ग, अभी ये गाना तो 6-7 महीने पहले रिलीज़ हुआ था। अच्छा, ये रिलीज़ हो चुका है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी मिली, शनाख्त भी मिली और ये पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ। इस गाने का टाइटल है संगी, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, चलें, बड़ा ज़बरदस्त गाया माशाल्लाह। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे साथ और यासीन साहब तशरीफ़ रखते हैं, आदिल भी मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल से गुफ्तगू कर रहा था मैं ब्रेक पे जाने से पहले कि जो आपने ईद गुजारी है बाहर, और जब आप करते हैं फ़ोन, फिर आपको दिल करता है कि अम्मा से पहले बात करें, फिर अब्बा से बात करें, फिर घर के खाने याद आते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो नॉस्टैल्जिया होता है ना वो गानों से नहीं होता, मुझे सबसे ज़्यादा खाने से होता है। मैं जब घर से दूर होता हूँ मुझे अपनी अम्मा के हाथ के बने हुए खाने याद आते हैं बहुत ज़्यादा। और जब मैं उस खाने को, सेम यानी हलीम है, तो अगर हलीम मैं रेस्टोरेंट में खाऊंगा तो मुझे सबसे याद आएगी कि यही हलीम जो है मेरे घर पे बना करती है, और एग्जैक्ट टेस्ट भी याद आया था उसका। तो उसका टेस्ट कैसा होता है। तो खाना आप मिस करते हैं, तो खाना वहाँ पर खुद कुक करते हैं या आप ज़्यादा रेस्टोरेंट से खाते हैं जब बाहर होते हैं? शायद जब स्टार्टिंग में गए थे तब तो कुकिंग नहीं आती थी, तब जाके थोड़ी सीखनी अच्छा, पड़ी है बल्कि। तो स्टार्टिंग में बाहर से खाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम नाउ अब तो माशाल्लाह 2.5 साल हो गए, तो अब थोड़ा बहुत पकाना शुरू कर लिया है, लेकिन घर वाला टेस्ट तो बहुत याद आता है बिल्कुल। ऐसा सिडनी जाने का फैसला, अब्रॉड पढ़ने का फैसला आपका अपना था या चॉइस आपका था? मेरा मन था, उसके बाद अब्बू ने साथ फिर एग्री किया, अम्मी ने एग्री किया, तो रजामंदी से फिर रजामंदी से। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा थोड़ा बच्चों की तरबियत के हवाले से। जब यहाँ पे बच्चे इस माहौल में पलते बढ़ते हैं और उनका ब्रॉटअप होता है, तो ज़्यादातर ये होता है कि जब यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास खानसामा भी है, हमारे पास कुछ काम करने वाले वर्कर्स भी हैं, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी है, तो हम बड़ा इजी हो जाते हैं, लाइफ को थोड़ा सा इजी समझने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं, वहाँ पे उसने कुकिंग भी खुद करनी है, ड्राइविंग भी खुद करनी है, उसके बाद उसने घर की सफाई भी खुद करनी है, फिर उसके बाद काम भी करना है। काम भी छोटा मोटा करना पड़ता है कुछ कई लोगों को, शायद आदिल काम ना करते हो, लेकिन कुछ कई लोग काम भी करते हैं, चंद घंटे काम करते हैं, उसके बाद चंद घंटे पढ़ते भी हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो ये तमाम, ये मेरे ख्याल में एक इंसान को सेल्फ मेड बनाने का तरीका है कि इंसान जो है वो सेल्फ मेड होता है, उसको कुकिंग भी आ जाती है, उसको अपने घर अपने काम करना खुद आ जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? शायद भाई आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये चीज़ें जो है ना बंदा बाहर जाके सीखता है, लेकिन जो फैसला पाकिस्तान में जो अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे की तरबियत होती है ना, हाँ, ये उसका जवाब नहीं है कोई भी। उसका जवाब भी, और लोग तो दुनिया सिखाती है ना, बाहर की तो दुनिया सिखाती है। एग्जैक्टली। तो बच्चों को तो अपने माँ बाप से सीखना है ना, वो उनसे दूर हो जाते हैं। हाँ, एक वो खुद तो हो जाते कुछ हैं। जेनेटिकली हैबिट्स होती हैं जो कि बच्चे में डिलीवर होती हैं, कुछ जेनेटिक हैबिट्स होती हैं, यानी ज़्यादा सोना, ज़्यादा उठना, गुस्सा ज़्यादा करना। कुछ होती है तरबियत के मामला, और तरबियत के मामला ज़्यादा तो जो है वो बच्चा अपने माँ बाप के सामने रह के सीखता है। और मैंने सबसे ज़्यादा अपनी वालदा के साथ रह के ये चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें छोटी छोटी, जो लोगों के साथ बिहेव कैसे करना है, किस तरह से बर्ताव करना है, गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये तमाम चीज़ें बंदा बड़ों को देखता है, फिर उसके बाद अप्लाई करता है। हमेशा मैंने नोट किया, बच्चे पहले आपको नोट करेंगे, उसके बाद वही आपका बिहेवियर जो आपके फ्रेंड्स के साथ अप्लाई करेंगे। तो अगर आप कुछ अच्छा डिलीवर करेंगे तो ही बच्चे जाके आगे फ्रेंड्स। शायद 3 बेटे हैं ना मेरे, आप तीनों को मिलेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें मेरी 100% झलक जो है ना आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो इसी वजह से मुझे कि नजर आ रही है। साथ रहे हैं, साथ हमने इकट्ठे मतलब बड़े हुए हैं, इकट्ठी तरबियत उनकी हमने की है, इस वजह से है। अगर ये पहले ही हम इनको भेज देते बचपन में ही, तो फिर
दुनिया के असरात जो थे वो उनके ऊपर आने थे। अच्छा, अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपनी फैमिली के जो असरात हैं वो इनके ऊपर आए इस वक्त। ठीक है। तो अभी आप क्या इरादा रखते हैं? मैं मेरे ख्याल में तो थोड़ा ज़्यादा प्री हो रहा हूँ, ये थोड़ा इतना ज़्यादा प्री नहीं होना चाहिए, कुछ फैसले आपके पास होंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आदिल को आप अपने बिजनेस सपोर्ट करेंगे या आप आदिल पे रख देंगे कि आदिल कुछ काम करना चाह रहा है अपनी फील्ड से रिलेटेड तो वो काम कर सकता है, जॉब कर सकता है, अदरवाइज या आप चाहते हैं कि पढ़ लिखने के बाद वापस आए पाकिस्तान और अपना बिजनेस संभालें? ऐसे ही है शगार जी, इंशाल्लाह ताला अपनी मुकम्मल करके तालीम पाकिस्तान आएगा और जो इसका मन होगा वो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बिजनेस जो है वो हमारे चल गए हैं, ये चाहे तो उनमें से किसी को भी मतलब स्कूल है आपको पता है, और कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा, इसके अलावा एक्सपोर्ट का काम है, कोई भी काम ये कर सकता है। लेकिन अगर ये कहेगा मैंने हट के कोई करना है तो वो इसकी मर्जी है। ये भी आदिल की मर्जी होगी। माशाल्लाह यू आर लकी इनफ कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले, वरना मैंने अक्सर कई लोग देखे कि बाप फ़ौज में है तो उसकी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा फ़ौज में ही जाए। बाप अगर जो है वो कोई बिज़नेस संभाल रहा है, लूमों का बिज़नेस है, एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, तो उसकी ख्वाहिश होती है मेरा बेटा मेरा बिज़नेस संभाले, और वो जिस दिन संभालता है तो ही स्टार्टेड फीलिंग प्राउड कि माशाल्लाह अब मेरा बेटा देखता है ना सब कुछ, अब मैं नहीं देखता। तो ये दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट। लेकिन इतना लीनियंट होना कि अपने बच्चे को फैसला जो है उसके हाथ में दे देना। स्टडी का भी ऐसे ही था, मैंने कहा जो दिल चाहता है पढ़ना है वो पढ़े, हमारी तरफ से कोई नहीं जिसमें ये बहुत बड़ी टीचिंग्स है उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपना फैसला मैं कहूँगा थोपते हैं अपने बच्चों के ऊपर कि आप, मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर बने तो आप डॉक्टर बनेंगे, दिस इज व्हाट आई वांट, दैट्स इट, नो आर्गुमेंट। तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में फैसला जो है बच्चों को देना चाहिए, बच्चों के हाथ में होता है कि उन्होंने क्या पढ़ना है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उसके साथ साथ उनके बेटे आदिल यासीन मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और शुजा एहसान भी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमारे विंग्स तैयार कर रहे हैं अबू ज़र और इर्ज़ा ईथन कॉलेज के हमारे शेफ़ हैं। तो अबू ज़र कहाँ तक पहुँचे हैं विंग्स? ऑलमोस्ट रेडी है, तैयार हैं जी? अच्छा, मैंने देखा है कि हमने पूरा रमज़ान में जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और आपने तो ख़ास तौर पे बहुत मेहनत की है, रोज़े से होते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे लिए खाना बनाते हैं और फिर उसके बाद उसको सर्व करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी दे, मेरी दुआ है। और इसके साथ साथ अब चूँकि ईद है, ईद के पकवान तैयार हो रहे हैं, तो आपने मेरे साथ बैठ के खाना। जी ज़रूर, आपने मेरे साथ बैठ के खाना है, ठीक है जी ज़रूर। चले, डन हो गया। इर्ज़ा आपने भी, ठीक है। चलें, मैं चलता हूँ वापस अपने गेस्ट की तरफ, जब तक हमारे विंग्स जो है वो तैयार हो रहे हैं। चिकन विंग्स तैयार हो रहे हैं, हमारे विंग्स तो नहीं। खैर चलें, बात करते हैं यासिन साहब से। यासिन साहब, कारोबार डिस्टर्ब हुए, पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, हमने देखा कि बिज़नेस जो है वैसा नहीं रहा जैसे हुआ करता था, काम वैसे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे, जॉब्स लोगों की चली गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई, वो डिपेंडेंट थी, उनकी नौकरियों के ऊपर डिपेंडेंट था उनका घर, अब वो नहीं चल रहे उस तरीके से। तो क्या कहेंगे, एक तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, लेकिन अब खुशी का त्यौहार है, ईद है, तो हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हैं कि चीज़ें अब अपनी असल शक्ल में, असल हालत में वापस आ रही हैं। अब बेटी की शादी पर उतना ख़र्चा नहीं किया जाता, अब आराम से 4 लोग जाते हैं, निकाह करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है। अखराजात बच रहे हैं, हमारे होटल्स के अंदर अखराजात होते थे, बहुत ज़्यादा अखराजात होते थे, वो ख़र्चे हमारे बच रहे हैं। उसके बाद हमने देखा है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया, हमारी पोल्यूशन जो थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक फैसलाबाद पोल्यूटेड तरीन शहरों में से एक शहर था, जो कि अब जो है कोविड-19 की वजह से उसकी बदौलत ही 25-30 दिन का लॉकडाउन रहा, बल्कि 2 महीने का तकरीबन, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। हमने देखा कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होने लग गया। तो ये इसके पॉजिटिव आस्पेक्ट है, जहाँ पर एक तरफ नेगेटिव आस्पेक्ट भी हैं तो वहाँ पॉजिटिव आस्पेक्ट भी हैं। हमने 5 बजे बिज़नेस बंद करना शुरू कर दिए, तो इस पर क्या कहेंगे? ख़ास तौर पे क्योंकि आप बिज़नेसमैन हैं, आपका स्टोर भी चलता है, आपका स्कूल भी है, और इसके साथ साथ आपके बहुत सारे अलग बिजनेसेस भी हैं, तो 5 बजे बिज़नेस बंद कर देने के फ़ैसले को आप किस तरह देखते हैं? शायद हालात तो बहुत लोगों के लिए मसले मसाइल बने हैं। आपको पता है कि हाँ, काम जो है वो स्टॉप हो गया, जहाँ पे था परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे कोई मुश्किल होती है तो अल्लाह ताला उसके साथ आसानी भी करता है। अब हम अगर इससे सीख जाएँ, हम इस वबा से हम सीख जाएँ, हम सिर्फ अपना टाइमिंग जो है बिज़नेस का टाइमिंग सुबह फजर से लेके असर तक कर दें,
तो हम ये मदीना की रियासत की तरफ ये हमारा पहला कदम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मतलब इससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ ये सीख लें जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है कि हम सुबह फजर की नमाज के बाद दुकानें खोलें, असर की अज़ान के साथ हम अपना बिजनेस जो है वो क्लोज कर दें। देखिए नेचर है ना, नेचर के करीब, नेचर क्या है कि एक बच्चा है छोटा सा, आप उसको देखें वो हमेशा फजर के वक्त उठेगा, उसने फजर के वक्त दूध मारना है, क्यों? उसकी सुबह हो गई है। अल्लाह ताला ने नेचुरली कुदरती तौर पे इंसान को सुबह उठने का वाला बनाया है, लेकिन हम चूंकि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, 1 साल का होता है, उसको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर कार्टून देखता है, फिर वो रात जागता है और वो दिन में सोता है। हम उसकी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। इट्स दी अदर वे अराउंड नाउ। अब हम रात के वक्त जो है वो हम जागते हैं और दिन के वक्त सोते हैं, कि जो कि बिल्कुल इससे रिवर्स होना चाहिए कि हमने रात सोने के लिए बनी है। शाम हुई है, मगरिब का वक्त हुआ है, अपना काम बंद करें, उसके बाद घर जाएं, आप इशा पढ़ें, उसके बाद सो जाएं, सुबह उठें फजर के वक्त अपनी दुकान खोलें, फजर पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद थोड़ी सी वॉक करें और काम पे जाएं। और ये बेहतरीन वक्त है रमज़ान का महीना सीखने के। 30 दिन अगर साइकोलॉजी कहती है अगर आप किसी एक चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं वो आपकी लाइफ लॉन्ग हैबिट बन सकती है। हम अगर 30 दिन के अंदर ये प्रैक्टिस कर लें कि हमने जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू डिसिप्लिन योर लाइफ। इस पर मेरे ख्याल में मैं आदिल का भी कमेंट देना चाहूँगा। आदिल क्या कहेंगे इसमें, क्योंकि आपने वो लाइफ गुजारी है घर से दूर, आपने देखा होगा कि किस तरह से नींद डिस्टर्ब होती है, अपने पढ़ाई को मैनेज करना है, खाना पीना मैनेज करना है, तो आपको लगता है पाकिस्तान के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम अपनी टाइमिंग को बेहतर कर लें? बिल्कुल शिराज भाई, पाकिस्तान में जो पहला मसला है वो है स्लीपिंग का जो टाइम है इनका। मतलब एज इन जब मैं खुद पाकिस्तान में था तो कभी सोना 2 in the morning, कभी 3 in the morning, उठना लेट उठना, फिर सारा दिन टायर्डनेस में गुजरना। तो अगर तो ये आप जैसे अब्बू ने कहा जैसे रूटीन सीधी हो जाए तो इससे ये कि एक सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा लोगों के अंदर। टाइम से उठेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी भी सही फंक्शन करेगी, आपका दिमाग भी चुस्त रहेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से बल्कि पाकिस्तान के लिए कि जैसे सारी दुनिया फॉलो करती है, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया, आई मीन अमेरिका, कनाडा, बाकी सारी कंट्रीज़, वहाँ पे ऐसे ही आपका सुबह काम स्टार्ट होता है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बाय 5-6 PM हर चीज़ बंद हो जाती है। हर चीज़ बंद हो जाती है, हर चीज़ बंद हो जाती है बिल्कुल। इवन के मैकडोनल्ड्स भी अगर हमें खाना ये मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। कोविड से पहले, अच्छा। बिल्कुल कोविड से पहले, इवन के अगर मैकडोनल्ड्स भी खाना है तो बाय 6 या फिर बाय 8 PM उसके बाद कुछ नहीं मिलता। उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद आप हो, आपका घर और मैगी नूडल्स हैं। और हमारे यहाँ पर मैगी नूडल्स, सही कहा, हमारे यहाँ पर ट्रेंड है हम निकलते ही रात 11 बजे, बिल्कुल हम गाड़ी निकालेंगे घर से रात 11-12 बजे और निकल के फिर जो है 1-2 बजे जाके कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि रात को कोई मिडनाइट डील लगी होगी और वहाँ पर शॉपिंग करेंगे। अरे हमें फिर बहुत ज़्यादा उस तरफ माइल भी किया जाता है ना यासिन साहब, हमें मुख्तलिफ डील्स लगाई जाती है, मिडनाइट डील, रात को 2 बजे बर्गर जो है वो 50% डिस्काउंट के ऊपर। लेकिन शायद अगर गवर्नमेंट ये कर दे ना कि टाइम फिक्स कर दे रेस्टोरेंट का भी 8 बजे या 9 बजे, बाकी दुकानें जो है 5 बजे बंद हो जाए, रेस्टोरेंट 8 डिनर बजे का बंद टाइम हो 8 जाए, बजे, तो सब हमें खुद पर खुद टाइम पे ही हम सोएंगे, सुबह टाइम पे उठेंगे, हमें पता है सुबह 6 बजे जाके 5 बजे हमने दुकान खोलनी है। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अब बहुत ज़बरदस्त मौका है गवर्नमेंट के पास। अब इन्होंने 5 बजे तक क्या किया हुआ था पिछले दिनों में, इसको कंटिन्यू रखें। चलो ये तो ईद के दिन है ना, ये तो मतलब हो जाए, इसमें तो कोई मसला नहीं, 10 बजे तक भी चल जाए, लेकिन इसके बाद इसको पक्का जो है ना फजर से लेकर असर तक का टाइमिंग कर दें। ये बस इतना ही काफ़ी है, ये हमने सीख लिया। फजर से लेके असर तक टाइमिंग कर दी जाए, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, अपॉर्चुनिटी कुदरत ने हमें दी है कि हम इससे बहुत कुछ सीखें और आगे चलें। अगर हम अब ना सीख पाए तो मैं आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि हम फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। बात करते हैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स पे। हमने देखा कि कई लोग यासिन साहब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यकीनी बना रहे हैं, कई लोग नहीं कर रहे। हमने मार्केट्स में देखा, ईद से पहले भी देखा हमने, जो लोग शॉपिंग के लिए, क्योंकि लॉकडाउन में ईज़ किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो लोगों ने शॉपिंग मॉल्स में जाना शुरू किया और जा कर के शॉपिंग करना शुरू की। तो हमने देखा एक, नॉट अ सिंगल वन, एक भी शख्स ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाते हुए अपने मास्क को नहीं इस्तेमाल किया। ना वो अब सलाम लेने से लोग कतरा रहे हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, सलाम भी ले रहे हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी नहीं अपना रहे। मुझे लगता है अब हमें इस कोविड-19 के साथ जीना सीख लेना चाहिए। जिस तरह से हेपेटाइटिस है, जिस तरह से कैंसर है, जिस तरह से HIV है, अब ये एक और बीमारी हमारे आर्सेनल में जो है वो दाखिल हो चुकी है। अब इसके साथ जीना सीखते हुए हमें वो तमाम एहतियाती तदाबीर अब अपनी लाइफ रूटीन का हिस्सा बना लेने चाहिए। जैसे हम सो के उठते टूथब्रश करते हैं, उसी तरीके से हमने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और मास्क का इस्तेमाल अब हिस्सा बना लेना चाहिए। इस पर मैं आपके कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ। शायद भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। जो मास्क इस्तेमाल नहीं करते वो अपने आप को तो कम नुकसान पहुँचा गए हैं, लेकिन अपनी फैमिली को, वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा गए हैं। अभी हम भी बैठे हैं, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ लेकिन मेरी पॉकेट में मास्क है, मतलब इतना वो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये लाजमी है, इसके बगैर जो है ना वो बहुत नुकसान है।
for the people who are not taking the precautionary measures? It's better to take precautions than just leave your family in pain. बिल्कुल, लीव योर फैमिली इन पेन। चलें, एक आप दोनों का बहुत शुक्रिया, चौधरी यासीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आदिल आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ईद में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले शुजा हमें गाना सुनाएंगे। शुजा, कौन सा गाना सुनाएंगे?